अपनी बात की शुरुआत जो एंटी-डीएसटी कम्युनिटीज़ है, घुमंतु और विमुक्त कम्युनिटीज़ है, उनके ब्रीफ बैकग्राउंड से करूँगी। देन we'll discuss about available reservation facilities for them and their struggle for reservation, और उसके बाद में न्यू लिबरलिज्म का जो एंटी कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट हो रहा है, और फैसिज्म की दौर में उनकी क्या कंडीशन है, इस तरीके से बात रखूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ब्रीफ बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ एंटी नोमैडिक और डिनोटिफाइड कम्युनिटीज का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो बेसिकली नोमैडिक कम्युनिटीज जो है, जो अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, और एक तरीके से उनके जीने का तरीका, लाइफस्टाइल वही है। भारत में हम देखते हैं कि बंजारा, बावरिया, बेड़िया, कंजर, छारा, मदारी, नट, सारसी, बाजीगर, सपेरा, सिकलगार, पारधी, लोधा, साबर, येरकुलाज, कैकाड़ी, वनगुज्जर और बक्करवाल जैसे 600 से ज़्यादा नोमैडिक कम्युनिटीज़ है, और वो भारत में लगभग 18 राज्यों में रहते हैं, और उनकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा एस्टिमेट की गई है। जिसमें कुछ आर्टिसन कम्युनिटीज है, मतलब जो लोहा, पत्थर या बांबू से घरेलू और खेती उपयोगी औजार बनाते हैं। कुछ परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट करने वाली कम्युनिटीज है, जो कसरत, नाच गाना करते हैं, या पहले जो बंदर भालू का खेल दिखाते थे। कुछ भगवान के नाम पे भिक्षा मांगते हैं, जिसको हम शहरों में या गांव में देखते हैं कि जो ड्रम बजा के या भगवान की का फोटो लेके भिक्षा मांगते हैं। और जो एक बहुत बड़ा तबका है, वो जंगल और पशुओं पर निर्भर है। अब टीएमपी कम्युनिटीज, जो विमुक्त कम्युनिटी जिनको कहा जाता है, वो कौन है? तो वो समुदाय जो है जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लागू करके क्रिमिनल घोषित किया था। ब्रिटिशों को भारत को अपनी कॉलोनी बनाने में जो ये जो कम्युनिटीज थी, वो सबसे ज्यादा खतरा इनसे महसूस हो रहा था, और उन पर वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। अश्विनी, थोड़ा सा अलग ऊंची आवाज में बोल पाएंगे प्लीज? उसके अलग अलग रीजन थे, क्योंकि एक तो ये कम्युनिटीज एक जगह पे सेटल नहीं थी, तो उनसे टैक्स वसूला नहीं जा सकता था। और जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट पे निर्भर थी, उन्होंने जब ब्रिटिशों ने जब फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बहुत अपोज किया उसका। दूसरा, ये कम्युनिटीज राजाओं या आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें जरूरी चीजें जैसे हथियार, खाने का सामान ये पहुंचाते थे। इवन कुछ लोग मैसेंजर्स का भी काम करते थे। और जो 1857 का जो बड़ा विद्रोह हुआ था, उसमें ये कम्युनिटीज बड़े पैमाने पर शामिल थी। तो ये जो एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना, उसके तहत ये जो कम्युनिटीज थी, उनको एक सेटलमेंट या ओपन जेल बना के उनको उसमें रखा गया, या जो भी गाँव में घूमते थे उन पे बहुत ज्यादा सर्वेलेंस बढ़ाया। उनपे उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को डिस्ट्रॉय किया गया। उनको चाय के बागान, खेतों में रोड या रेलवे ट्रैक बनाने के लिए फ्री लेबर के रूप में यूज किया गया। और लगभग उनका जो इगैलिटरियन कल्चर था, वो जो पैट्रियार्कल कल्चर है, बदला गया। और जैसे कि हम जाति व्यवस्था में देखते हैं कि बाय बर्थ जो जिस जाति में जन्मा है, वो जाति उसको मिल जाती थी। तो ये जो क्रिमिनल ट्राइब थे, मतलब बल्कि वो अलग अलग जाति थे, फिर भी उनको क्रिमिनल करके एक जाति का नाम मिल गया, और उनमें जो बच्चे, मतलब बाय बर्थ उनको क्रिमिनल ट्राइब करके, अपराधी करके माना गया। 1952 के बाद, मतलब आजादी के 5 साल बाद, ये जो सीटीए एक्ट था उसको रिपील किया गया, और इन कम्युनिटीज को नोटिफाइड से डिनोटिफाइड कर दिया गया। तब से उनको डिनोटिफाइड ट्राइब या विमुक्त समुदाय नाम से जाना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सीटीए एक्ट था, वो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, आपराधिक एचओए करके जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके साथ उसके बजाय उसको लागू कर दिया गया, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को। तो इस एक्ट के तहत अभी भी इन कम्युनिटीज को पुलिस आदतन या सोसाइटी में आदतन अपराधी ही माने जाते हैं, और किसी भी अपराध के लिए उन पर कार्रवाई की जाती है। अब इनके लिए क्या अफर्मेटिव एक्शंस
लिए गए आज़ादी के बाद। तो मतलब जब आज़ादी के बाद एक तो उनका लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ था, एजुकेशन लेवल लो था, वो लगभग 80 साल से ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में वो रहे थे। इसके बावजूद मतलब उनको कोई भी अटेंशन अफर्मेटिव एक्शंस में उनको कोई भी अटेंशन नहीं मिला। उनको अलग से क्लासिफाइड नहीं किया गया, ना उनके पॉपुलेशन का एक्यूरेट डेटा लिया गया। इनमें से कुछ कम्युनिटीज को SC ST में और लार्जली जो कम्युनिटीज है वो OBC कैटेगरीज में उनको इंक्लूड किया गया। लेकिन इनमें से बहुत कम लोग हैं जो डॉक्यूमेंट का प्रूफ दे पाते हैं और उसका बेनिफिट्स ले पाते हैं। आज़ादी के बाद बहुत से कमीशन हुए, जैसे अयंगार कमीशन, कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, जिन्होंने SC ST या OBC के ऊपर स्टडी किया था। उन्होंने हमेशा कहा था कि ये जो कम्युनिटीज है वो SC ST में या OBC में इंक्लूड की है, लेकिन इनके प्रॉब्लम्स अलग है और इसलिए वो SC ST या OBC की फैसिलिटीज नहीं ले पाते हैं। लेकिन इन पर किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र है या गुजरात है, वहाँ उन्होंने NTDNT कैटेगरी क्रिएट की और उसको अलग से रिजर्वेशन की फैसिलिटी उस स्टेट्स में मिलती है। 70 के दशक में इन कम्युनिटीज की में से कुछ लीडर्स ज्यादातर महाराष्ट्र से ही, जैसे कि बालकृष्ण रेणके जी है, मोतीराम राठौड़, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड़, इन लोगों ने NTDNT कम्युनिटीज की मूवमेंट बनाना शुरू कर दिया और रिजर्वेशन की मांग रखना शुरू किया। ज्यादातर कुछ कम्युनिटीज के लोग चाहते थे कि उनको ST में इंक्लूड किया जाए, कुछ चाहते थे कि एक थर्ड शेड्यूल ही अलग से क्रिएट किया जाए। उसके बीच ही महाश्वेता देवी जी जो बंगाल से थी, गणेश देवी जी गुजरात से है, जो एक राइटर एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी DNT कम्युनिटीज पे जो पुलिस एट्रोसिटीज हो रही थी उसके लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया और एक DNT राइट एक्शन ग्रुप बनाया। इसी दौर में NTDNT में से कुछ लीडर्स जैसे मैंने पहले बताया, लक्ष्मण गायकवाड़, लक्ष्मण माने, उन्होंने उन जैसे कार्यकर्ताओं ने आत्मचरित्र लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाहर के लोगों को ये जो DNT कम्युनिटीज है उसके बारे में जानकारी मिली कि उनको कैसे, वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे उनको अपराधी समझा जाता है, पुलिस उनके साथ कैसे बर्ताव करती है, सोसाइटी में कैसा बर्ताव होता है। इसके पहले तक ज्यादातर सोसाइटी में इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो और दूसरी तरफ जो एक NTDNT कम्युनिटीज में से कुछ जैसे BK लोधी जी पश्चिम बंगाल से थे, भंग्या भुके हैदराबाद से थे, मीना राधाकृष्णन जी थी, तो जैसे जो स्कॉलर एक्टिविस्ट थे, उन्होंने NTDNT कम्युनिटीज के साथ जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो और उसी दौर में जब फिर ये जो स्कॉलर एक्टिविस्ट थे और NTDNT मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उनकी वजह से UPS जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक फर्स्ट टाइम NTDNT कम्युनिटीज के लिए अलग से कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, जिनको रेणके कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो 2003 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और जिन्होंने 2008 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। So, like according to Renke Commission, 98 people NTDNT कम्युनिटी से लैंडलेस है और only 42 of DNT and 28% of NT community member have access to schooling. Over 50% of DNT lacks any kind of documents, including ration cards. तो इनकी ये कंडीशन तब मतलब अभी उनकी लगभग ये स्टडी 2008 में जैसे इन्होंने रिपोर्ट बनाया है, लेकिन उसके बाद से जो ऐसा कोई खास उनके डेवलपमेंट के लिए हुआ नहीं है। तो लगभग यही कंडीशन अभी भी उनकी है। और मतलब पिछले 10 सालों में लगभग मेनस्ट्रीम मूवमेंट ने थोड़ा अटेंशन इन लोगों को देना शुरू किया है और कुछ NGOs ने इनके बीच काम करना शुरू किया है।
तो ये जो डीएनटी रेनकी कमीशन था, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया था कि एंटी डीएनटी और जो एसएनटी कम्युनिटीज है उनके लिए एक थर्ड शेड्यूल बनाना चाहिए और उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और बजटरी एलोकेशन में 10% रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। इसके पीछे कई रीजंस हैं। एक तो जो एंटी डीएनटी की मूवमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सब ये जो कम्युनिटीज है वो अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई एससी में है, कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है। विद इन द स्टेट आल्सो इन सम डिस्ट्रिक्ट लाइक वो अलग कैटेगरी एसटी में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो ओबीसी में है, तो वो बटे हुए हैं। और दूसरा ये रीजन है कि उनको कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, ना उनको स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मानते हैं। एक तरह से मतलब मेनस्ट्रीम मूवमेंट ने भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। इवन आज़ादी से पहले भी किसी सोशल रिफॉर्मर या फ्रीडम मूवमेंट लीडर ने इनके लिए या सिटी एक्ट के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं कहा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले 10 सालों में मेनस्ट्रीम मूवमेंट का थोड़ा अटेंशन इन कम्युनिटीज की तरफ बढ़ा है और कुछ एनजीओज ने इनके बीच काम करना भी शुरू कर दिया है। तो ये है उनकी रिजर्वेशन को लेके और उनकी प्रेजेंट कंडीशन को लेकर एक इंफॉर्मेशन। अब मैं आ रही हूँ कि लास्ट 30 इयर्स में जब से न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसीज इंडिया ने अपनाई है तब से इनकी कंडीशन क्या है। तो हम देखते हैं कि जब से न्यू लिबरलाइजेशन लाइक इन लास्ट 30 इयर्स रैपिड प्राइवेटाइजेशन हुआ है पब्लिक सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज का, और सोशल सिक्योरिटीज में कटौती हो गई है। तो इन सब की वजह से ये जो एंटी डीएनटी कम्युनिटीज है उनकी कंडीशन और हो गई है। एक न्यू लिबरलाइजेशन से पहले इन कम्युनिटीज का थोड़ा सा तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। जैसे जैसे कुछ लोगों को सरकार की तरफ से जमीनें मिली हुई थी, कुछ लोगों ने सरकारी जमीन या वन विभाग की जो जमीन थी उस पर कब्जा करके एक जगह बसना, खेती करना शुरू किया था। लेकिन लास्ट 30 ईयर से एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से रिफॉर्म हुए हैं उससे इनमें भी माइग्रेशन बढ़ा है, जिससे वो कंस्ट्रक्शन वर्क, वेस्ट पिकिंग, एग्रीकल्चर लेबर के काम के लिए माइग्रेट करते हैं। शहरों में सिग्नल में भी बहुत से लोग छोटी मोटी चीजें बेचते हुए हम देखते हैं। इवन बहुत लोग मंदिरों के बाहर भिक्षा मांगने के लिए भी दूर दूर माइग्रेट करते हैं। चाइल्ड लेबर बढ़ा है, बेगिंग उसमें बढ़ी है, महिलाओं को सेक्स वर्क में धकेला जा रहा है। और ये जो कम्युनिटीज है वो पॉवर्टी के विशेष साइकिल में फंस गए हैं। अब बात आती है कि अब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम देख रहे हैं कि जो एक फैसिज्म की हम बात करें या जो पॉलिसीज है जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें उनकी कंडीशन क्या है या उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया गया। तो एक्चुअली बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने जो यूपीए का रेंके कमीशन के दौर में जो हुआ था उनकी रिकमेंडेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उसके बजाय दूसरा और एक पॉइंट किया जिसमें आरएसएस का एक पर्सन को हेड बना दिया, जिसका मतलब जिससे देखते हैं कि उसका ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं है। जो पहले कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे उसी तरीके से उन्होंने दिए और वो एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी भी हो गया। अगर हम देखते हैं कि जो पोस्ट लॉकडाउन है उन्होंने भी उनको और पॉवर्टी की और धकेल दिया। उनको उनके पास अभी लाइवलीहुड के कोई ऑप्शन नहीं है। कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से फूड पैम्स इस लॉकडाउन के दौरान मिल रहा है वो उसका भी वो लाभ नहीं उठा पा रहे क्योंकि बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं, आधार कार्ड जैसे। दूसरा अभी कुछ स्टडीज आए हैं या जिसमें देखा जा रहा है कि जो कम्युनिटीज पहले बेगिंग नहीं करती थी या जो लोग पहले वीक नहीं मांगते थे वो अभी भीख मांगने लगे हैं, या सेक्स वर्क भी इन कम्युनिटीज में बढ़ा है।
और जो अभी मतलब जो भी लॉकडाउन के दौरान एक आर्थिक पैकेज जो डिक्लेयर किया था, उसमें भी इन कम्युनिटीज के लिए कोई अलग से अलोकेशन नहीं था, या अभी जो यूनियन बजट हुआ है उसमें भी कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। तो ये उनकी अभी की कंडीशन है। तो अंत में मैं मेरे अभी का बात खत्म करें अभी की, और मैं अंत में कहना चाहती हूँ कि हमारी एक साथी है जो कहती है कि डेवलपमेंट के इस कोर्स में एनटीडीएनटी कम्युनिटीज अभी प्ले स्कूल या बालवाड़ी में ही है, विच इज वेरी ट्रू। और उनके डेवलपमेंट के लिए गेटिंग रिजर्वेशन इज वेरी मस्ट। थैंक यू नीता जी। थैंक यू